द क्विंट हिंदी क्विंट और ब्लूमबर्ग क्विंट के राजपथ कार्यक्रम में आज एक बेहद खास इंटरव्यू हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंटरव्यू के लिए वक्त निकालने के लिए, बहुत धन्यवाद। कैप्टेंसी राहुल गांधी की रही होगी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के दौर में जिसको कहते हैं मैन ऑफ द मैच, वो आप हैं। देखिए, आपने सवाल भी कर लिया और जवाब भी दे दिया। पूरे चुनाव अभियान में आपने देखा होगा कि हमने पोस्टर में, विज्ञापन में केवल राहुल जी का फोटो दिया था और उसके नेतृत्व में हम लोग सब चुनाव लड़े और मुझे प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने दी थी और 5 साल मैंने काम भी किया और उनके मार्गदर्शन में किया है। हम लोगों के बीच में तालमेल अच्छी रही है, वो जो बोलते थे हम लोग कर लेते थे और इसके कारण से सफलता मिली है। तो ये कोई अकेले की सफलता नहीं है, सभी लोगों ने मिल के काम किया और जब सब मिल के काम करते हैं तो निश्चित रूप से नेतृत्व को उसको श्रेय जाता है। तो ये श्रेय निश्चित रूप से राहुल जी गांधी जी जाता है। ये हालांकि अब तो चुनाव हुए, आपकी सरकार बने कुछ दिन हो गए, फिर भी लोगों में बड़ा कौतूहल है कि इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर कांग्रेस को कैसे मिली। दूसरा इंटरप्रिटेशन कुछ लोग ये करते हैं कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, अब लोकसभा के टर्म में लोग बात करना चाहते हैं कि 11 सीटें हैं, तो इसको एक लोकल छोटे राज्य का ट्रेंड के तौर पर ही देखिए, इसको एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए, ये देश का मूड वूड नहीं बताता। देखिए, छत्तीसगढ़ भर के चुनाव नहीं हुआ, 5 राज्यों का चुनाव हुआ है और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छोटे राज्य नहीं हैं। ये पूरा हिंदी भाषी बेल्ट हो गया, तीनों राज्य हैं। फिर आप दक्षिण में देखिए, तेलंगाना का भी चुनाव हुआ, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया हुआ है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते थे ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल की तरह हम लोग भी लड़े। तो जब सेमीफाइनल में हम जीत गए हैं तो वो सेमीफाइनल में बाहर हो गए, तब तो वो दौड़ में कहाँ है फिर। दूसरा इंटरप्रिटेशन कि ये एंटी इनकम्बेंसी 15 साल मुख्यमंत्री, यहाँ के एमएलए, यहाँ की सरकार का है, इसको फिर आप एक्स्ट्रापोलेट मत करिए कि इसका कोई मतलब दिल्ली की सरकार के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए है, या मोदी जी के बारे में कोई एंटी इनकम्बेंसी इसमें है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जहाँ बात है, केवल एंटी इनकम्बेंसी कारण नहीं रहा, इसमें मुख्य भूमिका रही कांग्रेस के संगठन की। हम लोगों ने जब मुझे अध्यक्ष बनाया, साथियों से मैंने चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सरकार में है और जब चुनाव आएगा तो 15 साल पूरा हो चुका होगा। इनकी जड़ें बहुत गहरी है, इनके पास अनुभव भी है, इनके पास संसाधन भी है, इनके पास तिकड़म करने वाले लोग भी हैं, षड्यंत्रकारी लोग भी हैं और उससे पार पाना एक कठिन चुनौती हमारे सामने है। सब साथियों से चर्चा हम लोगों ने की, उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। फिर जब ट्रेनिंग की बात हम लोग किए, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे, तो लोग बोलते थे कांग्रेस तो मास बेस्ड पार्टी है, कैडर उडर नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि भाई ये महात्मा गांधी की पार्टी है, महात्मा गांधी ने 69 संगठन बनाया था और सबको प्रशिक्षित करते थे वो। तो ये शुरू से हमारी पार्टी है, केडर बेस रही है। लोग बाद में बोलते गए कि मास बेस पार्टी, जब बड़े लीडर आए, नेहरू जी जब चुनाव लड़े, इंदिरा जी चुनाव लड़ी, राजीव जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो ये मास लीडर थे, तो लोग कहने लग गए ये मास बेस पार्टी है। जबकि शुरू से आप देखेंगे सेवा दल का निर्माण हमारा पहले हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा एक नया ढांचा पूरा देश में खड़ा हुआ। तो ये जो पार्टी में केडर तो थे ही, उसको हमने लोगों ने ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाया और हम लोगों ने पहले छोटे रूप में हमने किया। करीब एक विधानसभा 70-75 लोगों को बुलाते थे और उसको ट्रेनिंग देते थे, पूरे 90 विधानसभा में किया। फिर हमने बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं का चयन किया, सारे बड़े लीडर उसमें गए। पुनिया जी तक
बूथ के कार्यकर्ता बनाने में हमारे प्रभारी, मैं नहीं समझता कोई महामंत्री और प्रभारी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी वो बूथ में जाके बूथ बनाने का काम करे, लेकिन हाँ किए। यहाँ प्रदेश के जितने नेता हैं वो सब लोग बूथों में गए और सब लोगों ने काम किया और बूथ बना के फिर उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। पूरे मई के जो दोपहरी में जहाँ 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ बैठ के बूथ के बनाने का काम, उसे ट्रेनिंग देने का काम ये जब किए, तो वो जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो हमको ये विश्वास हो गया था अब हम इसको हरा देंगे। तो ये केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, ये हमारे संगठन की ताकत भी थी। ये आपने अच्छा थोड़ा सा विस्तार से बताया। मैं थोड़ा इसको एक और पॉइंट प्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी की चुनाव लड़ने की मशीन की बड़ी चर्चा होती है। आपने अपने राज्य में किया और आपने डिटेल में समझाया कि कैसे किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मुझे एक जो दिक्कत नज़र आती है, आप थ्योरी में ठीक कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई वैसा मास पार्टी नहीं है कि कैडर के बिना बस मासेस के बल पे ही हारे या जीते। कांग्रेस को लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जब बूथ वाइज मैनेजमेंट का सवाल आता है तो बीजेपी एक मेरा बूथ सबसे मजबूत उस तरह का कार्यक्रम चलाती है। कांग्रेस को ये रहता है कि पब्लिक का मूड खराब होगा तो आके हमको वोट दे देगी, तो एक एक वोटर को लेके आने की जो कवायद है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की बाकी पार्टियां भी कमज़ोर पड़ती हैं। यही कारण है कि 1500 से हारने जीतने वाली सीटें दर्जनों में निकली हैं सारे राज्यों में। ये मुझे कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी अभी भी नज़र आती है। बाकी इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी राज्यों मैं दूसरे राज्यों की बात में नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने बूथ में कैंडिडेट तैयार किया। आप इसी रायपुर शहर में, राजधानी में हमारे बहुत सारे बूथ में हमारे कार्यकर्ता नहीं बैठते थे जिस दिन पोलिंग होता था। इस समय पूरे प्रदेश में ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं रहा जिसमें हमारे कार्यकर्ता नहीं बैठे होंगे और जहां पोलिंग बूथ के बाहर हमारे कार्यकर्ता ना रहे। और इसी कारण से देखिए, रायपुर जैसे शहर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 में से 3 सीट जीतती रही, इस समय हम लोग 4 में से 3 जीते। जितने शहरी क्षेत्र हैं जिसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत है, सारे शहरी क्षेत्र देख लीजिए हम लोग जीते हैं। एक नांदगांव छोड़ दीजिए, वजह सब जितने भी शहर हैं सब में हम लोग जीते हैं। अब चूंकि ये एक जाहिर है कि बैड न्यूज़ था बीजेपी के लिए, तो वो भी एक पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी जो है उसकी है। अब जो एकदम ताज़ा मसला है जिसमें छत्तीसगढ़ से इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देश भर के लोगों के लिए कि सवर्णों के लिए 10% आरक्षण संविधान संशोधन के ज़रिए करने का एक प्रस्ताव अचानक लाया गया है। पुरानी मांग थी, सभी पार्टियां चाहती हैं। मेरी अपनी राय यह है कि ये आरक्षण के और संविधान के स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कोई भी पार्टी कह नहीं सकती, तो अब सब क्रेडिट भी लेना चाहती है कि हमारा तो ये पुराना मुद्दा था। ऐसा करके बीजेपी कहीं इस चुनाव के एजेंडा और नैरेटिव और कन्वर्सेशन को बड़े पैमाने पर बदल देगी तो? देखिए, आम जनता ये भली भांति जानती है कि 3 महीने बाद चुनाव में जाना है, उसके पहले कर रहे हैं, इसका लाभ तो किसी को मिलेगा नहीं। ये उसी प्रकार से बातें हैं जैसे 2014 के पहले ये कहते थे कि विदेशों से काला धन आएगा, 15-15 लाख खाते में जमा होगा, किसी खाते में जमा नहीं हुआ। अच्छे दिन आएंगे बोले थे, किसी अच्छे दिन आए नहीं। तो ये जो जुमलाबाजी की तरह ये भी है कि आप कहते रहे हैं कि हम 10% सवर्णों को देंगे, और सवर्णों में आप किसको ले रहे हैं? मैं कल किसी न्यूज़ चैनल में देख रहा था और उसके राज्य मंत्री हैं, भारत सरकार के राज्य मंत्री, वो बता रहे थे वो सवर्णों में तो जहाँ ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर को ले रहे हैं, उसके बाद वो ईसाई को भी ले रहे हैं, उसमें फिर मुस्लिम को भी ले रहे हैं। अब फिर उसका स्वरूप क्या है, कैसा है, ये तो समझते समझते 3 महीने निकल जाएगा और ये सब जान रहे हैं कि जाके सुप्रीम कोर्ट में अटक जाएगा। तो ये केवल लोगों को बरगलाने के लिए, जैसे उन्होंने नोटबंदी कहा, पूरा काला धन वापस आए, सब पैसा जमा हो गया, काला धन है कहाँ पता ही नहीं, लोग मर गए अलग बात, 125 लोगों की जानी चली गई पूरे भारतवर्ष में, लोगों को कुछ मिला नहीं है। तो ये भी उसी प्रकार से केवल सब्जबाग दिखाने के लिए इसको लाया गया, इससे कुछ किसी को फायदा नहीं होगा। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक बहुत रिस्की कदम इसलिए भी है कि बीजेपी की जो इमेज रही है ब्राह्मण बनिया पार्टी वाली, उसमें आप गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी को अपनी तरफ मुखातिब कर पाएँ, इसके लिए मेहनत कर रहे थे। अब अचानक आपने ये कर दिया, तो वो जो वोटर ग्रुप है दूसरा वाला, वो शायद अब थोड़ा इससे और
बिदक जाएगा, थोड़ा और दूर चला जाएगा कि तुम तो कुछ और निकले, तुम्हारा मूल डीएनए तो अपर कास्ट वाला ही था, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। देखिए, ये लोग कभी किसी कार्यक्रम को लेके चुनाव में जीते नहीं हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी की बदौलत जीतते हैं या भावनाओं को भड़का कर। तो ये भावना का खेल है, भावनाओं की खेला है। तो इससे मैं नहीं समझता कि उनको फ़ायदा होगा, बल्कि उल्टा इसको नुकसान होगा। क्योंकि जिसका कटेगा वो बोलेगा मेरा नुकसान हो रहा है, तो और नाराज़ हो जाएंगे, और जिसके लिए दे रहे हैं उसको मिलेगा नहीं, तो दोनों हाथ से चीज़ें जाएगी उनसे। अच्छा, कहीं बहुत सारे जो टीकाकार हैं उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस एक एफर्ट कर रही है कि अपने को भी नेशनल लेवल पे बैकवर्ड पार्टी के रूप में, क्योंकि सब जगह क्षेत्रीय दलों का और जातियों के आधार पर बनी हुई पार्टियां इमर्ज हुई हैं और अच्छा दबदबा बनाया है, तो कांग्रेस अपने को बैकवर्ड पार्टी के रूप में प्रस्तुत करे। तो चाहे गहलोत साहब हों, चाहे बघेल साहब हों, उसके उदाहरण हैं कि नॉर्थ इंडिया में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ अपर कास्ट के रिजर्वेशन को सपोर्ट भी करना है, लगता है कि बीजेपी से बिदका हुआ अपर कास्ट वोट मिल जाएगा। तो कांग्रेस थोड़ा सा यहाँ टफ सिचुएशन में है, कैसे कन्विंस करेगी कि हम तो एक्चुअली बैकवर्ड पार्टी हैं। देखिए, यदि कांग्रेस के इतिहास में आप देखेंगे तो कांग्रेस के जो बैकबोन रहा है वो अपर क्लास रहा है, फिर एसटी, एससी, माइनॉरिटी रहा है, और बड़े संख्या में ओबीसी जो है उसके वोटर रहे हैं। लेकिन लीडरशिप ओबीसी की नहीं रही है। लीडरशिप उस समय आप देखेंगे चरण सिंह वगैरह और जो दूसरे नेता आए उत्तर प्रदेश वगैरह दूसरी पार्टियों में वो ओबीसी लीडर के रूप में, बाद में फिर मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये लोग बैकवर्ड लीडर के रूप में सामने आए। लेकिन वोट बैंक जरूर रहा है, और इस बीच में तेज़ी से खिसका, और इस कारण से हम लोग, हमारी सीटें लोकसभा में कम आई। अभी जो अध्ययन किया गया उसमें जो सब लोगों ने जो विचार किया उसमें ये है कि हम किसानों की बात हम लोग करें, और किसान में सब आ जाते हैं, क्या एसटी, क्या एससी, क्या ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान सेक्युलर अम्ब्रेला है, और उसकी लड़ाई लड़े हम लोग, और उसका फ़ायदा भी मिला हमको। किसान की चर्चा चली है तो आपका एक परिचय ये भी है कि, एक परिचय है कि बड़े जुझारू हैं, ये पर्यायवाची शब्द आपके लिए बना है। दूसरा है कि खुद किसान हैं। आपके बारे में देश भर में लोग पहले ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उनके पास अब है। अब आपको एक मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, अच्छे वक्ता के रूप में देख रहे हैं, तो वो सोचते होंगे कि पता नहीं कितने असली किसान हैं, अभी खेती वेती का खाली बैकग्राउंड है या एक्चुअली किए भी हैं। नहीं, हम लोग खेती ही करते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई धंधा नहीं है। पैतृक धंधा भी वही है, और अभी वर्तमान में भी खेती है। अभी चलिए, हमारे खेत में आपको केले भी मिलेंगे, गोभी भी मिलेंगे, भट्टा की सब्जी भी मिलेगी, सब गेहूँ भी मिलेगा। प्रैक्टिसिंग किसान है। हाँ, हम लोग अभी भी मतलब खेत में जाएंगे तो ट्रैक्टर भी चलाना आता है, पंप भी चलाना आता है, हल चलाना आता है। तो आने वाले दिनों में आप कहेंगे कि जैसे चाय वाला वैसे मैं किसान? मुझे जुमलेबाजी में विश्वास नहीं है, क्योंकि वो स्टेशन अभी तक है नहीं, किसी ने उसके हाथ से चाय पी नहीं है। वो केटली अभी तक किसी ने देखा नहीं जिसमें वो बेचते थे। कोई आदमी आज तक दावा नहीं कर पाया कि मैं नरेंद्र मोदी के केटली से मैंने चाय पी है। तो ऐसा कोई दावा नहीं किया। लेकिन की घटना थी तब के लोग, तो अब मेरे साथ तो ये है कि मैं हर साल पत्रकारों को अपनी बाड़ी ले जाता हूँ, उनको नया साल में पार्टी देता हूँ। इस साल अब चूँकि समयाभाव था, इस कारण से मैंने यहीं पहुना में जो हमारा राज्य अतिथि गृह जो अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री निवास बना है, मैंने वहीं पत्रकारों को आमंत्रित कर लिया था। नहीं तो हर साल जो रायपुर के हमारे पत्रकार हैं वो मेरे खेत में जाते थे, वहाँ दिन भर भोजन भी करते थे और सब्जियाँ भी लाते थे। तो मैं अपना इन्विटेशन तो इनवाइट कर ही लूँ आपसे। बिल्कुल, आप साधारण आमंत्रित हैं। आपके लिए एक बहुत दिलचस्प स्थिति है इस वक्त की, इन अ वे आपके लिए कोई हनीमून पीरियड नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो आपको ये लिबर्टी नहीं है कि 6 महीने तो दे दो, देख लेंगे, क्योंकि इसकी आपकी इनकम्बेंसी की इस अवधि का फ़र्क कांग्रेस पर पड़ेगा, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। ऐसे में वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है शुड वर्क इन योर एडवांटेज, जिस पर आप फोकस करेंगे, जो आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, जो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने कहा कि 10 दिन के भीतर हम ऋण माफ़ी करेंगे, और उसको हमने 2 घंटे के भीतर में कर दिया। जैसे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ और जितने राष्ट्रीय नेता
हवाई जहाज़ से दिल्ली गए, उनके उतरने से पहले हम लोग फैसला ले लिए थे मंत्रालय में जाकर कि किसानों के 6,100 करोड़ रुपये हम ऋण माफ़ करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमने कहा था किसानों को 25 रुपये में धान खरीदी करेंगे, जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लागत मूल्य है उससे 1.5 गुना उसकी कीमत होनी चाहिए, तो सरकार ने समर्थन मूल्य 1750 रुपया किया है और उसका जो 1.5 गुना है वो 2500 रुपया होता है। इसी घोषणा पत्र में हमने शामिल किया था और आज ही उसको बजट में हम लोग पारित, सप्लीमेंट्री बजट में उसको हमने लाया है कि उस 2500 रुपया देने के लिए जो जितनी राशि की आवश्यकता है उसको हम विधानसभा से पारित करा रहे हैं। तो ये जो किसानों से जो हमने वादा किया था उसको हमने पूरा किया। बहुत सारी जो छोटे छोटे चीज़, जो छोटे किसान हैं या छोटे भूखंडधारी हैं, जो 5 डिसमिल जिसकी ज़मीन है वो बेच नहीं सकता, 10 साल से बिक्री रुका हुआ है, उसको हमने ओपन किया। तो जितने भी बातें हम लोगों ने कही थी उसको हम लोग पूरा करें। बस्तर में आप देखिए, यूपीए सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया था, पेशा कानून बनाया था, पंचायती राज लाया, लेकिन उसको बहुत कमज़ोर करने का काम किया है। हमने एक आदेश दिया है कि भाई जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 8 लाख हमारे यहाँ दावेदार हैं, आप आधे से ज़्यादा लोगों के दावे का आपने निरस्त कर दिया, सबको ओपन करिए। ये जो कर्ज माफ़ी वाला है इस पे एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म का इल्ज़ाम लगता है कि ये हर बार क्विक फिक्स सॉल्यूशन है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो स्थायी समाधान ढूंढ नहीं पाती। कॉम्प्लेक्स इशू है, टर्म ऑफ ट्रेड बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, इनपुट कॉस्ट बढ़ा हुआ है, सारी समस्याएं आपको पता हैं। ऐसे में क्रिटिसिज्म ये है कि खजाने का ये पैसा एक ने चुका दिया, दूसरे ने नहीं चुकाया, उसका आपने माफ़ कर दिया, तो ये वैसे भी गलत है। तो ये एक स्थायी समाधान नहीं है और ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि खजाने में पैसा नहीं और आप कर्ज माफ़ी करेंगे, इससे किसानों का अंततः कोई भला होता नहीं है। देखिए, इसमें जो आप कह रहे हैं कि एक जो रेगुलर किसान कर्ज पटा रहे हैं, हम लोगों ने उसका भी किया है। जो अभी 30 नवंबर 2018 तक की जिन लोगों ने लोन लिया है सबका कर्जा माफ़ कर रहे हैं हम। जो डिफ़ाल्टर है उसका भी और जो रेगुलर है उसका भी। 20 साल पिछले साल जो कृषि ऋण लिए हैं सबको हम लोग माफ़ कर रहे हैं। ये बात सही है कि ये स्थायी हल नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस देश में जब आप 15 बड़े उद्योगपतियों के आप 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर सकते हैं, तो लाखों किसानों के आप थोड़े राशि क्यों माफ़ नहीं कर सकते। मेरे प्रदेश में मान लो 16.5 लाख किसान जो कर्जदार हैं, जिनका कर्ज 6,000 करोड़ है या 8,000 करोड़ रुपये, क्यों माफ़ नहीं कर सकते। नंबर एक, उससे किसान तत्काल तो खड़ा हो जाता है, बड़ी राहत मिलती है उससे। दूसरा, एक हम वहीं रुके नहीं। मैं पहले बात निवेदन किया था कि मैं 2500 रुपया क्विंटल में हम लोग धान खरीद निर्णय लिए हैं। तो आज केंद्र सरकार जो MSP तय किए हैं वो 1750 की है, और हम यदि प्रोत्साहन राशि उसे 1.5 गुना दे रहे हैं तो किसानों को वो फ़ायदा ही है। और ये पूरे देश के लिए एक चुनौती है कि किसानों को हम लोगों को भी देना चाहिए। भारत सरकार के लिए भी चुनौती है। जब छत्तीसगढ़ राज दे सकता है तो बजट प्रदेशों में क्यों नहीं हो सकता। नंबर एक। नंबर दो, ये यहीं तक हम लोग नहीं रुक रहे हैं। हमारे पास योजना है कि हम आज पूरे जो दुनिया है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ भाग रहा है, हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ एक मॉडल के रूप में हम छत्तीसगढ़ को स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे पास योजना है। हम लोगों ने चुनाव के समय भी लोगों से वादा किया था और हमारा नारा था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, इला बचाना है संगवारी। बिल्कुल। आपने गायों का जिक्र किया, गायों को लेकर के तो बड़ा भारी धर्म युद्ध छेड़ा गया और अब दिख रहा है यूपी में एक बहुत बड़ी क्राइसिस के रूप में सामने आ रही है सारी चीज़ें कि ट्रेड बंद है, सड़कों पर घूम रही हैं, किसान उनको अपने खेतों से भगा रहे हैं, गौशालाएं कम हैं, उनको रखें कहाँ, गंभीर हो गया है ये इशू। यहाँ भी यही हाल है। देखिए, ये धार्मिक भावना से आप कुछ करेंगे तो उसका एक अलग दृष्टि होगा उसके, लेकिन आप उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। जो पहले कभी किसानों के अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार था, जितनी मवेशी हैं, केवल गौवंश की बात नहीं कर रहा मैं, भेड़ बकरी और बैल भैंस सब की बात मैं करता हूँ। तो ये किसान यदि कभी तकलीफ में हो तो वो जानवरों को बेच भी देता था, उससे पैसा मिल जाता था। यदि दुधारू गाय है
मवेशी है तो उससे दूध भी निकाल के वो रोज़ के खर्चे निकाल लेता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज ये जो मवेशी है वो बोझ बन गया है, लोगों के लिए बोझ बन गया है। उसको हमको अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। तो इसीलिए जो हमारा जो नारा है उसमें हम जो जिसके पास मवेशी है उसके लिए बोझ बनने नहीं देंगे। सरकार व्यवस्था करेगी, चारा की व्यवस्था करेगी, पानी की व्यवस्था करेगी, नस्ल सुधार करने की व्यवस्था सरकार करेगी, जिससे दूध उत्पादन बढ़े। बिल्कुल। एक जो सबसे बड़ा विषय है जो मैं अंत में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है नक्सलवाद का। लेकिन उसके पहले आपने आने के बाद तुरंत एक और बड़ा फैसला किया कि टाटा ने जिस प्रोजेक्ट को मना किया उसकी ज़मीनें आपने तुरंत आदिवासियों को लौटा दी। तो ये मसला मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि ट्राइबल स्टेट होना, डेवलपमेंट की ज़रूरत होना, नौकरी चाहिए, बिना बड़े विकास के हो नहीं सकता। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाने बनाने के बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि यहाँ तो ये प्रोजेक्ट नॉन स्टार्टर रहा। देखिए, ये 2008-9 में उसको ज़मीन अलाट की गई थी, लैंड एक्विजिशन किया गया था। 2016 में टाटा ने खुद लिख के दे दिया कि हम यहाँ उद्योग नहीं लगा सकते। जब 2016 में उन्होंने दे दिया कि हम यहाँ उद्योग नहीं लगाएंगे, तो ज़मीन तो खाली पड़ी हुई है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो वो ज़मीन जो और भूमि अधिग्रहण जो बिल कहता है 2013 का कि यदि आप उसको 5 साल उपयोग नहीं करते तो उस ज़मीन को उन किसानों को वापस करना है। टाटा उद्योग लगा नहीं रहा है और ये ज़मीन खाली पड़ी, हमने किसान को वापस कर दिया। यदि आपको आवश्यकता है तो फिर एक्वायर करिए, लगा लीजिए। जो कानून भारत सरकार के कानून है, राज्य सरकार के कानून है, उसके तहत आप ज़मीन एक्वायर करिए, उसके मुआवजा दीजिए, उसके पुनर्वास कार्यक्रम लागू करिए और उद्योग लगाइए। हम सबको आमंत्रित करते हैं। लेकिन ये जब आप खुद ही टाटा करके चले गए हैं तो फिर आखिर ज़मीन क्या करें? तो ये क्यों पिछली सरकार इसको लेके रखे हुई थी कि अपने लैंड बैंक में रखेंगे, वो नहीं लौटा रही थी, और आपने इतनी आसानी से एक दिन में क्यों लौटा दिया? अब उनके सोच कुछ और रही होगी, लेकिन 2 साल बाद भी वो लोग कुछ नहीं किए थे। हम लोग तो उस समय भी आंदोलन कर रहे थे कि ज़मीन किसानों को वापस कर दीजिए जब आपको ज़रूरत नहीं है। और भारत सरकार कानून कहता है कि इसको वापस करना है, तो आप क्यों रोक रखे हैं? आपको जब ज़रूरत पड़ी कोई और उद्योग लगाने के लिए तो उस समय आप ले लीजिए, मार्केट रेट से आपको जो 4 गुना या 2 गुना जो भी दर से देना है वो दीजिए। लेकिन किसानों को आप क्यों उजाड़ रहे हैं? जो आपकी सबसे बड़ी चुनौती और परीक्षा रहेगी, दुर्भाग्य है कि नक्सलवाद की समस्या पर हम उस तरीके से काबू नहीं पा रहे हैं। बाकी सब मामले में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा दिखता है, सिर्फ एक इस बड़ी समस्या के कारण। अभी तक जो अप्रोच चला है उसमें और आपके अप्रोच में क्या फ़र्क होगा आपके लिए? इसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी कितनी है? देखिए, इसमें पिछली सरकार ने 15 साल बंदूक की नोक से समस्या हल करने की कोशिश की, लेकिन उसको सफलता तो मिली नहीं, बल्कि वो 15 और ज़िलों में फैल गया। बस्तर के अलावा, बस्तर में 7 ज़िला, उसके अलावा और 8 ज़िलों में नक्सल है। एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें सब लोगों को विश्वास मिले ना। आज तक की सरकार ने कभी उन आदिवासियों से चर्चा नहीं की जो उससे प्रभावित हैं, उन लोगों से कभी चर्चा नहीं की जिससे वो पीड़ित हैं, उन लोगों से कभी चर्चा नहीं की जो पत्रकार दिन रात उनके बारे में लिखते हैं, उन लोगों से कभी चर्चा नहीं की जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों से कभी चर्चा नहीं की जो जवान वहाँ तैनात हैं। मतलब कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स कहीं है तो हमारे बस्तर में है, लेकिन उन लोगों से कभी बात नहीं की आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनसे बात करें और एक निष्कर्ष में पहुँचें कि इस समस्या का समाधान क्या है और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। लेकिन जो लोग हिंसा करने में लगे हुए हैं उन पर नज़र रखना और कोई वारदात न हो जाए, ये आपके लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल प्रायोरिटी होगी। आप वो कैसे इंश्योर करेंगे कि जब ये लॉन्ग टर्म बातचीत के बाद सोल्यूशन को तलाशेंगे तब तक यहाँ कुछ अनहोनी ना हो? देखिए, जो पुरानी व्यवस्था उसको हम ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं तत्काल। जब तक हम कोई ठोस निष्कर्ष में पहुँच के निर्णय ना लें तब तक पहली व्यवस्था चल ही रहा है, उसको ख़त्म करके अराजकता हमको नहीं फैलाना है। जो व्यवस्था चल रही है वो चलेगी, लेकिन तब तक इस बीच में हम बातचीत करें। वो हो सकता है कि 3 महीना लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, लेकिन हम जब तक कि बात करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें।
तो क्या मैकेनिज्म सोच रहे हैं, कैसे बातचीत होगी, प्रोसेस क्या बनाएंगे आप? ग्रामीणों से बात करने में उसमें दिक्कत क्या है? आप सबको अब उसमें बैठेंगे, अभी तक के बैठ नहीं पाए हैं। ये बेसिकली डायरेक्ट पब्लिक आउटरीच जैसा कुछ फॉर्मेट होगा? बिल्कुल सही बात है। सभी वर्गों से बात करें, अलग अलग बात करें। बुद्धिजीवियों से अब बैठ के बात करना है, पत्रकारों से बैठ के बात करना है, ग्रामीणों से बात करना है। तो अलग अलग समझ के लोग हैं, अलग अलग स्तर है उनका, और उस स्तर पे जाकर आपको बात करना है। सबको एक साथ बिठा देंगे तो फिर तो गड्ढामड हो जाएगा। सबसे अलग अलग डायलॉग करें, तो उससे बढ़िया कौन बता सकता है। और यदि उनका विश्वास हमने जीत लिया तो फिर मैं समझता हूँ कि ये समस्या ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। एक सवाल ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक यूनिक बात मैंने यहाँ ये सुनी है कि होता है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। यहाँ सुना कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी मूड बड़ा खिलाफ में चुनाव में रहा। और दूसरा ये कि 15 साल तक उनको एक आदत है एक प्रकार की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ काम करते रहने की, और उसमें आपको जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपके पास वक्त की बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं है, आपको तेज़ी से काम करना पड़ेगा। तो इस ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना, हैंडल करना, मोटिवेट करना और इन्हीं से काम लेना, क्योंकि टूल तो वही है, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में हम लोगों ने देखा, इतिहास आप पढ़ेंगे तो गांधी जी पद यात्रा करते थे, विनोबा जी पद यात्रा करते थे, कांग्रेस के नेता लोग सब पद यात्रा करते थे, वो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। लेकिन बीच में आपने देखा कि पद यात्रा करना वगैरह छूट गया था। और जब राहुल जी ने हम लोगों को कहा पद यात्रा करना है, तो जब शुरुआत किए तो सब लोगों की चाल बिगड़ गई थी। किसी के पैर में फफोले आ गए, किसी की कमर में तकलीफ आ गई। लेकिन जब वही पद यात्रा हम लोग लगातार करते तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में हम लोग 1000 किलोमीटर पद यात्रा कर लिए। और उसके बाद फिर कार्यकर्ता पूछने लगे थे, भैया दूसरा पद यात्रा कब होगा? तो ये स्थिति 15 साल की जड़ता आ गई है प्रशासन में, ये बात तो सही है। और यही लोग, ब्यूरोक्रेट लोग ही रमन सरकार को चलाते रहे हैं। तो उसके खिलाफ नाराजगी जनता में रही है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी रही है। एज मुख्यमंत्री यहाँ बैठा हुआ एक अधिकारी यूँ सुनेगा कि आप तो इनके बारे में राय बना के रखे हुए हैं कि ये चला रहे थे और ये ठीक लोग नहीं हैं। वो 4-5 लोग हैं, उसे बचत अधिकारी भी चीरते थे। बहुत मेहनत कश लोग भी हैं, बहुत ईमानदार लोग भी हैं यहाँ। अच्छा, 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं वही लोग कर रहे थे, और एक जड़ता आ गई थी, कोई काम नहीं करना है तो यहाँ आदेश कुछ निकल रहा है, इम्प्लीमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है। और उससे अभी जूझ भी रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ कैबिनेट में फैसला हो जाता है, आदेश निकलता नहीं है, हमको ढूंढना पड़ता क्यों रुका हुआ है। लेकिन ये धीरे धीरे आदत सुधर जाएगी। उनका दोष नहीं मानता, लेकिन ये 15 साल के उस प्रकार से काम करने की उनकी आदत जो पड़ गई है, उसको सुधारने का आवश्यकता है, और वो सुधर जाएगा। सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। छत्तीसगढ़ में एक चीज़ और बड़ी यूनिक है, ये मैं लाइटर वेन में पूछ रहा हूँ आपसे, और वो ये है कि यहाँ नेता का और सीडी का और स्टिंग का 36 का नहीं 63 का आंकड़ा है। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि सबकी जो जड़ है वो रमन सिंह के बंगले में रहा है। और अभी आप लगातार बयान भी देख रहे होंगे कि वो बार बार वो कह रहे हैं सबको उसको मालूम है। अब तो खुल के बोल रहे हैं। पहले कहते थे मुखिया को बता दिया था, मुखिया को बता देते थे, अब तो इंटरव्यू देने लगे हैं कि इसको तो रमन सिंह को पूरा मालूम था। तो ये पूरा जो जितने भी घटनाक्रम है उसके केंद्र में कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं, और उसका भी उजागर अब लोग कर ही रहे हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद ही बंडाफोड़ कर रहे हैं। मुझे लगा आप कहेंगे, एकदम डिसमिस करेंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है आप तो ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग आते हुए दिनों में देख रहे हैं, होगा आपके राज्य में? नहीं, अब ऐसे लोगों को देखिए, मुखिया जब प्रश्रय दिया है तब ये लोग पनपे हैं, बढ़े हैं। अब इस प्रकार के जो भी ब्लैकमेलिंग वाला जो काम है वो कम से कम इस राज्य में तो नहीं होगा। तो ये रिवेंज की पॉलिटिक्स, बिल्कुल बदले की भावना से किसी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करेंगे, ब्लैकमेलर को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक बात और, आते से ही आपने बहुत सारी SITs बनाई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण झीरम घाटी वाली घटना की जांच है। तो इस तरह की SIT जांच के पीछे मतलब आपका प्रेमाइस क्या है? आप क्या उसमें से आउटकम एक्सपेक्ट करेंगे? पहले दिन से ही लोगों ने कहा कि ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है, और
एनआईए को जहाँ सौंपी गई, हमारी सरकार बनी थी, हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी घोषणा की एक एनआईए से जांच कराई जाएगी, राज्य सरकार ने सौंप दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक सामान्य जो थानेदार जो रिपोर्ट सबमिट करता उससे भी घटिया रिपोर्ट एनआईए की रही है। दूसरा जो आयोग बना है उसमें भी कहीं षड्यंत्र का कहीं जांच के बिंदु में नहीं है। अब ऐसे में इसी पवित्र सदन में मेरे ही द्वारा एक होम डिपार्टमेंट की चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि षड्यंत्र हुआ है, सारे सदस्य उसको स्वीकार किए, हाँ षड्यंत्र हुआ है, उजागर होना चाहिए, सबने स्वीकार किया होना चाहिए। तो हमने कहा फिर सीबीआई क्यों नहीं सौंपते। उस समय तत्कालीन सरकार ने मान भी लिया, लेकिन वह कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग इनसे बार बार कहते रहें और षड्यंत्र हुआ है, इसलिए हमने एसआईटी गठन किया है। आपसे काफ़ी विषयों पर अच्छी बातचीत हुई, व्यस्तता के बीच में आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।